नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है परमिट टू वर्क। ये कोई काम नहीं है बल्कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें इसको पूरे मन से निभाना चाहिए। परमिट टू वर्क एक लीगल रिक्वायरमेंट है, इसलिए हर वर्क परमिट का एक नंबर होना जरूरी है और यह नंबर सीरियल में होना चाहिए ताकि इसको ऑडिट के समय पर ट्रैक किया जा सके। इसके बाद आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए ये डिफाइन करता है कि हम जो वर्क परमिट ले रहे हैं या दे रहे हैं वह किस तरह के काम के लिए है। क्या वह कोल्ड वर्क किया जाएगा या लाइट हॉट वर्क किया जाएगा या उस पर हैवी हॉट वर्क यानी ग्राइंडिंग, कटिंग, वेल्डिंग ऐसा कुछ काम है। इसके अलावा अगर कन्फाइंड स्पेस या लाइन ब्रेक किया जाता है तो भी हमको परमिट देना है। हमारे यहाँ जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सभी के लिए वर्क परमिट होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आता है सेक्शन बी, जिसमें हम क्या कार्य करने जा रहे हैं उसका पूरा डिटेल आता है। आपको कार्य के बारे में कंप्लीट एक लाइन में यह डिटेल देना होता है कि आप क्या काम करने जा रहे हैं। उसके बाद उसका प्लांट और यूनिट, एरिया और सेक्शन जहां पर वह कार्य किया जाएगा, किस इक्विपमेंट पे कार्य किया जाएगा उसका टैग नंबर, फिर उसके बाद उसके इक्विपमेंट का नाम ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन हो पाए, जो आदमी काम करने जा रहा है उसके कॉन्ट्रैक्टर का नाम, साथ ही साथ उसके जॉब का डिस्क्रिप्शन जो हमने ऊपर जॉब पर्टिकुलर में डिसाइड किया वो, और कितने लोग इसमें काम करेंगे यह डिटेल देना है। तो इसके साथ सेक्शन बी में हम उस पूरे डिटेल को कंप्लीट करते हैं जिसके थ्रू हम ये काम करने जा रहे हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद आता है नेचर ऑफ द वर्क। जो भी जॉब हमने ऊपर डिसाइड किया है उसको करने के लिए हमको किस तरह के कार्य करने पड़ेंगे। अगर उसमें वेल्डिंग, गैस कटिंग करना है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करना है, कोई इंस्ट्रूमेंट सिस्टम पे काम करना है, वर्क एट हाइट करना है जो कि 1.5 मीटर से ज़्यादा होता है, हाइड्रोजेटिंग का काम करना है, कोई फायर वाटर नेटवर्क जो है ये आइसोलेट करना है, कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है तो भी, अगर लाइन या इक्विपमेंट को खोलना है, ग्राइंडिंग करना है, फ्रेजाइल रूफ यानी जो टूट सकती है रूफ उसके ऊपर चढ़ करके कार्य करना है, एक्सकवेशन है, पेंटिंग है, इंसुलेशन है, या इस तरह से कोई भी अगर अलग काम करना है तो वो यहाँ पर स्पेसिफाई किया जा सकता है। अगर इसमें से लिखे हुए काम करने हैं तो आप टिक मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो अदर्स स्पेसिफाई वाला है उसमें आगे लिख सकते हैं। तो इससे ये डिसाइड होता है कि हमारा जो काम है वो एक्चुअली में क्या होगा। एक बार जॉब पर्टिकुलर के हिसाब से अगर हमने कार्य डिसाइड कर लिया है तो आराम से हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस कार्य के लिए हमको कौन से टूल्स और इक्विपमेंट यूज में आएंगे। इसको हम सेक्शन डी में आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर हॉट वर्क करना है तो वेल्डिंग मशीन, कोई गैस सिलेंडर, या वहां पर अगर नॉन फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट यूज करना है, कोई व्हीकल या क्रेन की हमको जरूरत पड़ेगी, कोई हाइड्रोजेटिंग करना है तो हाइड्रोजेटिंग मशीन लगेगी, कोई हाइड्रोलिक या एयर इक्विपमेंट यूज करना है। अगर इसके अलावा भी कोई स्पेशल इक्विपमेंट है, जैसे अगर हम लोग रेडियोग्राफी कर रहे हैं तो रेडियोग्राफी का इक्विपमेंट है, तो हम लोग वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको हमको सेक्शन डी में डालना रहता है। तो दोस्तों कार्य को डिसाइड करने के साथ साथ में अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हैजार्ड कंसिडरेशन। यानी अगर हम हॉट वर्क करने जा रहे हैं तो वहां पर फायर का हैजार्ड हो सकता है, हॉट सरफेस हो सकती है, अगर हम कोई कटिंग वटिंग कर रहे हैं तो डस्ट या फाइबर उड़ सकते हैं, कोई अगर गैस सिलेंडर के साथ काम कर रहे हैं या कोई लाइन पे काम कर रहे हैं तो वो प्रेशराइज्ड हो सकती है, अगर एक्सकवेशन कर रहे हैं तो उसमें केविन हो सकता है। केविन यानी अगर हमने गड्ढा खोदा तो मिट्टी हमारे ऊपर ही गिर सकती है। कोई पायरोफोरिक मटेरियल हो सकता है, यानी ऐसा मटेरियल जो अगर लाइन के अंदर है और गीला है तब तक वह नहीं जलता है, लेकिन अगर वह बाहर आता है और सूख जाता है तो वह जलने लगता है। ऐसे मटेरियल को हमको KMnO4 सॉल्यूशन बना करके उसके अंदर डिप करके रखना रहता है। दोस्तों किसी किसी कन्फाइंड स्पेस में हमको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अगर हम इलेक्ट्रिकल का काम करने जा रहे हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिकल का हैजार्ड हो सकता है, कन्फाइंड स्पेस है तो उसके हैजार्ड रहेंगे। अगर वर्क एट हाइट है तो फॉल फ्रॉम हाइट का हैजार्ड हो सकता है। अगर लाइन ब्रेक कर रहे हैं और टॉक्सिक मटेरियल आ सकता है तो वो हैजार्ड है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई हैजार्ड लगता है तो वो आप अदर्स स्पेसिफाई के आगे में लिख सकते हैं। दोस्तों जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हमने की थी वह सेक्शन एफ तक आ चुका है। अभी हमको यहाँ पर जॉब और इक्विपमेंट का प्रिपरेशन करके देना है। यानी अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं जिसमें कोई लाइन है और उसको ओपन करना है तो उसको आइसोलेट और ब्लाइंड करना है, उसकी चेकलिस्ट भरनी है, उस पर टैग लगाने हैं, उसको डीप्रेशराइज और ड्रेन करना है। साथ ही साथ में अगर हम कहीं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रिकल का आइसोलेशन करना है, और अगर हम फायर वाटर नेटवर्क पे काम करने जा रहे हैं तो उसका आइसोलेशन करना है और साथ ही साथ उसमें फायर डिपार्टमेंट को हमको नोटिस भी देना है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम किसी ड्रेन चैनल पे काम कर रहे हैं तो उसको कवर और प्रोटेक्ट द सीवर करके ही काम करना है। दोस्तों अगर हम कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 24 वोल्ट का हैंड लैंप ही यूज किया जा सकता है। 24 वोल्ट से ज्यादा का अगर हमको यूज करना है तो हमको उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा।
इसके साथ ही साथ हमको वेंटिलेशन इंश्योर करना है, चेकशीट और एरिया बैरिकेड करना है, एक्सकवेशन क्लियरेंस लेना है, वॉश और पर्च को कंप्लीट करना है, 8 मीटर तक ये चेक करना है अगर हॉट वर्क कर रहे हैं तो कंबस्टेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजेटिंग के प्रोसीजर का कंप्लायंस करना है इन केस ऑफ हाइड्रोजेटिंग, जो भी हमारा एरिया है उसमें कहीं पर भी फायर और स्पार्क ना गिरे इसको भी प्रोटेक्ट करके रखना है, यानी हमको प्रॉपरली बूथ बनाना है, एस्केप रूट को चेक करना है, टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना है, स्कैफोल्डिंग और लैडर्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो उनको भी हमको इंस्पेक्ट करना है, पायरोफोरिक मटेरियल जैसा कि मैंने आपको बताया KMnO4 सॉल्यूशन में वेट करके रखना है, और अगर हम वेल्डिंग मशीन का यूज कर रहे हैं तो उसकी ग्राउंडिंग और अर्थिंग हमको करके रखनी है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वर्क एट हाइट के समय, अगर हम कोई ग्रेटिंग या हैंडरेल रिमूवल करने जा रहे हैं तो उसका भी हमको अप्रूवल लेने के बाद ही जॉब इक्विपमेंट प्रिपरेशन करना है। अगर हम इसके अलावा भी कुछ करना चाहते हैं तो हमको उसको अदर्स स्पेसिफाई में आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों किसी भी काम में हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है पीपी। दोस्तों अगर आप पीपीस को प्रॉपरली यूज करते हो तो गलती से भी गलती हो जाने पर आपको चोट नहीं लगती है, और अगर फायर होती भी है तो आप उससे अपना प्रोटेक्शन कर पाओगे। तो फायर प्रोटेक्शन के लिए हमको फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत है, फायर ब्लैंकेट की जरूरत है। अगर हम वर्क एट हाइट कर रहे हैं तो फुल बॉडी हार्नेस ही हमारा पीपी है और उसको लाइफलाइन के साथ लगाना है, एयरलाइन का मास्क यूज करना या SCBA लेना अगर आप कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हो तो ये मैंडेटरी है, फेस शील्ड और प्रोटेक्टिव सूट का यूज करना है, केमिकल स्प्लैश प्रूफ गॉगल्स इन केस ऑफ केमिकल यूज करने हैं, फायर वाटर का होज बिछा करके रखना है इन केस ऑफ हॉट वर्क, और डस्ट मास्क का यूज करना है अगर हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं और उससे डस्ट जनरेट हो सकता है। दोस्तों स्पेशल टाइप के ग्लव्स भी आते हैं, जो अगर केमिकल एरिया है तो केमिकल टाइप के आएंगे, इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल के ग्लव्स आएंगे, ये हमारे स्पेशल पीपीज में आते हैं। हमारे एरिया में कोई गैस तो नहीं फैली हुई है, ये चेक करने के लिए सेक्शन H है, यानी जब आप काम शुरू करने जा रहे हैं उससे तुरंत पहले आपको गैस टेस्ट करना है, और उसमें ऑक्सीजन का लेवल, जो भी गैस है वहां पर उसका परसेंटेज LEL, H2S का ppm, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का ppm, और अगर कोई अदर गैस वहां पर प्रेजेंट हो सकती है तो उसको भी हमको टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के साथ साथ उसके रिजल्ट को टाइम और डेट के हिसाब से आपके सिग्नेचर के साथ वहां पर लिखना है। इसके अलावा आता है हमारा सेक्शन I अप्रूवल्स। दोस्तों अगर आप लोग परमिट के इशूअर और एक्सेप्टर और अप्रूवर 1, अप्रूवर 2 एंड ऑपरेटर हो तो ही इसमें साइन करना है, और इसके लिए आपको पहले से परमिट टू वर्क की ट्रेनिंग लेकर के वैलिडेशन करा करके इशूअर, एक्सेप्टर, अप्रूवर 1, अप्रूवर 2 और ऑपरेटर बनना है। दोस्तों इसका अप्रूवल होना बेहद जरूरी है ताकि आपको इशूअर, एक्सेप्टर, अप्रूवर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। कोई भी काम अगर कंटिन्यू किया जा रहा है तो सेक्शन J में उसका रीवैलिडेशन और रिन्यूअल करना है। साइन करने से पहले जिस तरह से हमने उस परमिट को इशू किया था सेम वे में हमको उसको दूसरी शिफ्ट में भी जाकर के चेक करके ही इशू करना है, और उसके बाद में उसको एक्सेप्टर एक्सेप्ट करके अप्रूवर 1 और अप्रूवर 2 का अगर रिक्वायरमेंट है तो साइन लेगा। दोस्तों इसके बाद में आता है सेक्शन K। सेक्शन K इज रिलेटेड टू क्लोजर एंड कैंसिलेशन। अगर हमारा परमिट कंप्लीट हो गया है काम और अब हमको नए परमिट की जरूरत है तो हम लोग पहले वाले में टिक करेंगे, यानी परमिट इज क्लोज एंड जॉब इज टू बी कंटिन्यूड, प्लीज इशू अ न्यू परमिट। लेकिन अगर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है पूरा और अब हमने हाउस कीपिंग भी रीस्टोर कर दिया है, यानी सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है और अब हमको परमिट की जरूरत नहीं है तो हम सेकंड वाले में टिक करते हैं। और अगर हमारे परमिट को हमको कैंसिल कराना है क्योंकि जो काम करने की कंडीशन है वो ठीक नहीं है तो हम थर्ड वाले में टिक करते हैं। तो सेक्शन K में 1, 2 और 3 नंबर में अप्रोप्रिएटली उसको टिक करना है, और साथ ही साथ में क्लोज आउट के बाद जो राइट साइड में दिया हुआ बॉक्स है इसमें एक्सेप्टर, ऑपरेटर और इशूअर इसको क्लोज कर देगा और इसके बाद में ये परमिट पे काम नहीं किया जा सकता। दोस्तों जिस तरह से काम करना इंपॉर्टेंट है उसी तरह से उसका रिकॉर्ड कीपिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी एक्सेप्टर का कॉपी है वो सारे क्लोज्ड परमिट्स के साथ और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी जो रिस्क असेसमेंट हमने किया था, अगर उसमें कोई ब्लाइंड डायग्राम लगाया है, कोई एक्सकवेशन का क्लियरेंस लिया है, कोई और प्रोटोकॉल या चेकशीट करी है तो वो उसके साथ लगा करके हमको क्लोज आउट करना है, और कोल्ड वर्क के परमिट को 3 महीने क्लोजर की डेट से आगे तक संभाल के रखना है। इसी तरह हॉट वर्क परमिट को भी 3 महीने क्लोजर की डेट के आगे तक संभाल करके रखना है, स्पेशली इन कन्फाइंड स्पेस, चाहे वह A, B या C कैटेगरी का हो, इन तीनों कैटेगरी के लिए उसको 1 साल तक संभाल करके रखना है, और उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट लगे होने चाहिए जो ड्यूरिंग द जॉब उसके साथ लगाए गए थे। बात आती है टाइप D की, तो इसको 3 महीने तक ही संभाल करके रखना है।
दोस्तों, कन्फाइंड स्पेस के परमिट को बहुत संभाल के रखा जाता है क्योंकि आने वाले टाइम में इसका ऑडिट हो सकता है। और साथ ही साथ में कन्फाइंड स्पेस के परमिट और हॉट वर्क के जो परमिट हैं, इनको मंथली बेसिस पर रिव्यू किया जाना चाहिए। जितने भी परमिट हम इशू करते हैं उन सभी में हमको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी उसकी मेंटेन करनी चाहिए और ऐसा रजिस्टर बना करके रखना चाहिए जिसको इन द टाइम ऑफ ऑडिट हम वेरीफाई भी कर सकें और यह भी चेक कर सकें कि हमारे सभी परमिट क्लोज किए गए थे और अब वह लाइन में नहीं है। दोस्तों, यह परमिट टू वर्क की एक बेसिक ट्रेनिंग थी। अगर आप सभी लोगों ने इसको बहुत ध्यान से सुना है तो आपको परमिट टू वर्क की वह सभी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पता हो गई हैं। आप सभी लोगों का इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।